हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे क्लासेज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहें और सभी क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करें। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है आप उसको नोट डाउन करें और ज़रूर से ज़रूर पूछने का प्रयास करें, है ना, कि किस क्वेश्चन में आपको क्या डाउट लग रहा है या किसी ऑप्शन को लेकर के किसी प्रकार के भी अगर आपके मन में शक हो तो बेहिचक आप मुझसे अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। और बच्चों, खूब मेहनत करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले की गई तैयारी ही एग्ज़ाम हॉल में आपको एग्ज़ाम पास करने में, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में मदद करती है और आपके डर को भगाती है कि एग्ज़ाम को लेकर के जो भी आपके मन में डर बना रहता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे या मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो इन प्रकार के आपके जो भी मन में प्रॉब्लम्स चलती रहती है उसको ओवरकम करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो प्लीज़ चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, बहुत ही प्यार दे रहे हैं, तो ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा। हमारे तरफ से बहुत मेहनत की जा रही है और भी मेहनत करने का हम कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो आप जो है जितने भी बच्चे क्लासेस को देखें, तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिया करें वीडियोस को। कई बार हम देखते हैं बच्चे वीडियो को देखते तो हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे वीडियो को लाइक भी किया करें। ठीक है, तो चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, पॉइंट आउट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच को करना होगा और ये डायरेक्ट में दिया गया है। देखेंगे, ये बात आप समझ लीजिए कि कभी कभी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए मिलेंगे और जो डायरेक्ट आपको लिखा रहेगा वो हमेशा उल्टा रहता है। ठीक है, तो कई बार आपको उल्टा देखने का रहता है। इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच आगे मिल जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में मिल जाएगा। बट जब आप इसको चेंज करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि आपको इसको सीधा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आप ध्यान देते चलें ऑप्शंस के अनुसार। गॉड शब्द आया है ना, और कह रहा आई सेड ओ गॉड डू नॉट पुट मी द टेस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गॉड शब्द आया है तो सीधे से आप क्या कर देंगे, पहला ऑप्शन कह रहा है आई प्रे टू गॉड नॉट टू पुट मी द बेस्ट। इसके बाद अब कहीं बेस्ट और कहीं टेस्ट लिखा है, तो आप जैसे ऑप्शन हैं वैसे स्वीकार करें। दूसरा देखिएगा, आई क्राइड टू गॉड टू नॉट पुट मी द बेस्ट, और तीसरा रिक्वेस्टेड है, चौथा क्राइड है, आस्क्ड है। तो गॉड शब्द आ जाने की वजह से आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको प्रे को कंफर्म करना पड़ता है। ठीक है, आई प्रे टू गॉड नॉट टू पुट मी द बेस्ट। यहाँ पर जो बेस्ट है यही करेक्ट है, यहाँ पे टेस्ट जो लिखा गया है उसको आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक समझें इसको, आई प्रे टू गॉड नॉट टू पुट मी द बेस्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सेंटेंस आपको मिलेगा, देखिए क्राइड है, चिल्लाया, तो जब ईश्वर आ गया है तो हमेशा प्रे किया जाता है। रिक्वेस्टेड भी नहीं होगा और आस्क्ड भी नहीं होगा। प्रेड ऑप्शन में ना होता तो रिक्वेस्ट या विश कर सकते थे, बट क्राई और आस्क तब भी नहीं होता। तो यहाँ पर आप ए ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो टेस्ट लिखा है वो बेस्ट है, ये आप इतना समझ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, चूज द ऑप्शन दैट चेंजेस द गिवन कन्वर्सेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको देखना पड़ेगा कि मिला है आपको एक सेंटेंस और ये भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। बताएंगे यहाँ पर क्या होगा, इसको देखिएगा। ए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा है। एलिस सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, हाउ क्लेवर आई एम। आपको बनाना पड़ेगा इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। अब आपने ध्यान है ना कि जो सेड होता है वह एक्सक्लेम्ड में बदलता है। इतना अगर आपको याद है तो सेकेंड ऑप्शन अपना आंसर नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं ना, सेकेंड ऑप्शन को तुरंत आपने इग्नोर कर देना है और नेग्लेक्ट कर देना है। अब देखिए हाउ क्लियर आई एम, तो इसको आपने याद है कि वॉट या हाउ को वेरी या ग्रेट में बदलते, तो आई एम वेरी क्लियर अगर आप क्लेवर,
तो अगर आप इसको ऐसे मानेंगे आई एम वेरी क्लेवर तभी ना चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखें आई एम वेरी क्लेवर, तो जब आप चेंज करेंगे तो आई एलिस के अनुसार शी हो जाएगा और आई एम वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी क्लेवर वही लिखाएगा, तो शी वॉज वेरी क्लेवर। अब आप पहले ऑप्शन को अगर देखें तो एलिस एक्सक्लेम्ड दैट, ये तो बोल रहा है ना, बट शी वॉज नॉट कह दे रहा है। आपको ध्यान रखना होगा सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो आप अपना निगेटिव में नहीं चेंज कर सकते, ओके। और सी ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है सी ऑप्शन में एलिस दैट, सी ऑप्शन एलिस एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी क्लेवर, ये दे रहा है, तो यहाँ पर यही सी ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। एलिस एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। डी ऑप्शन अगर आप देखें तो डी ऑप्शन में आपको मिल रहा है एलिस एक्सक्लेम्ड दैट एलिस वाज। अब आपको ये बात तो बच्चे ध्यान रखनी पड़ेगी ना कि जब भी आप जो है इसको मैं और ऐसे यहाँ पर कर दूँ, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जब भी आपको प्रोनाउन होता है तो आप इसको प्रोनाउन से ही चेंज करते हैं, प्रोनाउन को ही रिप्लेस करके प्रोनाउन लाया जाता है, बार बार नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एलिस दिया हुआ है तो एलिस को आई को शी में कन्वर्ट करेंगे, एलिस नहीं करेंगे। तो बाकी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में से जो है सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो आपने ध्यान रखना होगा कि क्या दिक्कत हो रही है। बिल्कुल जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है वही बच्चे करेक्ट हैं, ठीक है। बाकी बच्चे ध्यान दें कि गड़बड़ कहाँ से हो रही है, ठीक है। तनिक भी उदास और निराश नहीं होना है, ठीक है। मन को मत हारिएगा, परेशान नहीं होना है, बस आपने यही ध्यान रखना है कि गलत हो रहा है तो कहाँ से गलत हो रहा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम नहीं है, ये मात्र एक एग्ज़ाम की तैयारी है, ठीक है। ज़्यादा आपको टेंशन तो एग्ज़ाम में लेना होगा कि कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएं कि एग्ज़ाम में आपसे गड़बड़ ना हो, ठीक ना। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स वी हैड टू कॉल, यहाँ पर आपको जो है बताना होगा कि यदि आपके घर पर, ठीक है, पाइप लीक कर रहा हो तो आप किसको बुलाएंगे, कारपेंटर को, इलेक्ट्रीशियन को, प्लम्बर को और आर्किटेक्ट को। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, बहुत से एग्ज़ाम्स में आया है, तो इसको मैंने ऑप्शन को चेंज करके मैंने आपको इसको बताया है, तो आप इसको ध्यान करें। ऐसा ना सोचें कि ऐसे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, बस ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। जब आप इसको दिमाग में रखेंगे तो आप हर उस चीज़ को टच करने का प्रयास करेंगे जहाँ से गड़बड़ हो सकती है एग्ज़ाम में, ओके। तो कारपेंटर मीन्स आप जानते हो बढ़ई होता है, इलेक्ट्रीशियन मतलब होता है बिजली का काम करने वाला, ठीक है। प्लम्बर मतलब होता है नल वगैरह का काम करने वाला, तो प्लम्बर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नल बनाना, जो है घर पर मोटर वगैरह सेट करना, तमाम जो है सबके घर में ये सब काम अक्सर होता होगा, तो इसको ध्यान रखिए, इसको प्लम्बर कहा जाता है, ठीक है। आर्किटेक्ट मतलब शिल्पकार होता है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे और प्लम्बर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। बहुत अच्छे बच्चों, ये सी वाला करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। नन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप देख पा रहे हैं कि इसको क्या करना पड़ेगा। द अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस इज, जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है ये ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से अफर्मेटिव में कैसे चेंज करेंगे कि मीनिंग ना चेंज हो। पहला देख लेंगे, एक्सेप्ट यू एवरी वन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दूसरा यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तीसरा ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और चौथा यू शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बच्चे आपको यही ध्यान रखना होगा कि कभी अगर आपको नन बट मिले, ठीक है, नन बट मिले तो ओनली में चेंज होता है। अगर आपने यही ध्यान रख लें, ओनली अफर्मेटिव में होता है और नन बट निगेटिव में होता है, बस यही रिप्लेस कर दें। बस ये आपने जैसे एज सुन एज को नो सुनर में चेंज करते हैं, वुड दैट को या ओ दैट को आई विश में चेंज करते हैं, सेम पैटर्न पर नन बट हो तो ओनली प्लस सब्जेक्ट, ओके। अब आपने देखना होगा एक्सेप्ट वाला भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और आप देखिएगा यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यही करेक्ट है, और चौथा भी इनकरेक्ट है। इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे कह रहा है ना कि नन बट, तो नन बट मतलब होता है कोई और नहीं बल्कि तुम इस जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो कोई और नहीं बल्कि तुम, इसका मतलब सिर्फ तुम ना। तो आपने इसको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर देखिएगा, पहले ऑप्शन को अगर आप देखें तो कह रहा है कि तुम्हारे सिवाय हर कोई सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे तुमको ही ज़्यादा प्रेशराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ तुम सॉल्व कर सकते हो, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल, जिन बच्चों का सी आंसर करेक्ट है वही करेक्ट है, ठीक है। बाकी बच्चे देखें कि गड़बड़ कहाँ से हो रही है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नन बट को रिप्लेस ओनली में करना होता है, ठीक ना। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यू कैन सक्सीड विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना कठिन परिश्रम के तुम सफल नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू कैन सक्सीड, तुम सफल हो सकते हो बिना मेहनत किए। तो इसको क्या करना है, मतलब बिना मेहनत किए तुम सफल नहीं हो सकते हो, इसको आपने चेंज करना है। किस में, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो बताइएगा, पहला कह रहा अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, दूसरा अनलेस वन वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, तीसरा है यू अनलेस यू वर्क हार्ड यू वुड नॉट सक्सीड, और चौथा है अनलेस यू वर्क हार्ड यू वुड नॉट सक्सीड। बताइएगा क्या करना पड़ेगा, अनलेस अनलेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने ऐसा बनाना है कि चेंज भी ना हो मीनिंग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी बन जाए। तो अनलेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही होता है। तो देखिएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। यहाँ पर देखिए बात हो गई ना करेक्ट, कि बिना मेहनत किए तुम सफल नहीं हो सकते, या जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो सकते। तो ए ऑप्शन में अपना करेक्ट है, ठीक है। अब इस यू को आप वन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में यू दिया हुआ है प्रोनाउन। और तीसरे में वुड नॉट नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट कैसे जाएगा। और तीसरा वुड नॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक प्रेजेंट और एक पास्ट नहीं जा सकता, ठीक है, डी ऑप्शन में। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर मिल गया, ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से ध्यान करें कि क्या जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल, जिन बच्चों का ए करेक्ट आ रहा है वो बच्चे करेक्ट हैं, ओके। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर। चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, आई सॉ हिम लीविंग द हाउस, इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ही हैड बीन सीन लिविंग द हाउस, ही वॉज सीन टू बी लिविंग द हाउस, लिविंग द हाउस ही वॉज सीन बाई मी, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाई मी। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, बताइए। आपने बस यही ध्यान रखना है ना कि यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव है, तो सीधे वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढ लें। अब आप देख पा रहे हैं कि वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आप ढूंढें तो हैड बीन इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में वॉज सीन तो है, लेकिन टू बी लिविंग आ गया, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। और सी ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपने क्या करना पड़ेगा, लिविंग द हाउस ही वॉज सीइंग, इसको उल्टा नहीं करेंगे आप, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाई मी। अब इसको हम और भी इसका पोस्टमार्टम करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आई है प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक। इसके बाद हिम इसका ऑब्जेक्ट है, तो हिम जब आगे आएगा बाकी अदर वर्ड समझ के आप इसको भूल जाएं। तो आई जो है बाद में जाएगा तो बाई मी हो जाएगा, और हिम आगे आके ही हो जाएगा, तो ही वॉज सीन। इसके बाद चाहे आप बाई मी पहले करें चाहे बाद में करें, तो ही वॉज सीन। इसके बाद लिविंग द हाउस बाई मी, यही करेक्ट हो रहा है। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस आप जानेंगे तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। बिल्कुल डी वाले बच्चे करेक्ट हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देखें। द टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स डिवाइडेड द प्रॉपर्टी देमसेल्व्स, आपको बीच में रखना पड़ेगा क्या, बिटवीन, अमंग, इनटू और इन, क्या करेंगे आप, बताइए। द टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स डिवाइडेड द प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही, यस। कौन सा करेक्ट आंसर है, बताएं। बिटवीन रखें कि अमंग रखें कि इनटू रखें कि इन रखें, क्या करेक्ट होगा यहाँ पर। प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चंस बच्चे बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको बी ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बी मीन्स अमंग, ओके। अब चलिए देखने का प्रयास करते हैं वाई अमंग इज राइट आंसर। देखिए, टू ब्रदर्स मतलब आपने ये पढ़ा है ना कॉमनली कि बिटवीन का प्रयोग दो लोगों के लिए, अमंग का प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए, यही पढ़ा है ना।
अब आपने बिटवीन क्यों नहीं करेक्ट होगा, अमंग क्यों करेक्ट होगा, और इन और इनटू तो भूल ही जाएं। द टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स, दो भाई और लोग और उनकी बहनें, तो बहुत सारे हो गए ना, दो से अधिक, तो आपने अमंग यहाँ करेक्ट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिएगा, ठीक ना, आगे बढ़ जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, आगे ही डैश है स्टडीइंग, ही इज ऑल्सो वर्किंग समवेयर, बताइए क्या मीनिंग निकल रहा है। वह कहीं और काम भी कर रहा है, यानी पढ़ने के अतिरिक्त, पढ़ने के सिवाय वह कहीं और काम भी कर रहा है। तो बिसाइड्स लगाएं कि बिसाइड लगाएं। बिसाइड मतलब होता है के बगल में, बाय द साइड ऑफ। ओके, अब बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। तो यही है ना कि जो है पढ़ने के अतिरिक्त वह क्या कहीं और काम भी कर रहा है। तो बिसाइड्स स्टडीइंग ही इज ऑल्सो वर्किंग समवेयर। ओके, तो इसको याद रख लें, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, दिए गए 4 ऑप्शंस में। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस लास्ट मंथ, सेकेंड ऑप्शन है दिस इज द पिक्चर दैट शी ऑलवेज टॉक्स ऑफ, सी ऑप्शन है ही वॉज स्टैब्ड बाय द बैक, और तीसरा है ही गेव मी अ पेन टू राइट। बताइए कौन सा किया जाए इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिएगा, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस लास्ट मंथ, आपने पढ़ा ना पिछले महीने से हमें उससे नहीं मिला, ये तो करेक्ट है। और आपने अगला देख लेंगे, दिस इज़ द पिक्चर दैट, तो पिक्चर के लिए दैट आया है, जिसके बारे में वो हमेशा बात करती है, ये भी करेक्ट है। ही वॉज स्टैब्ड इन द बैक होना चाहिए, बाई द बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन द बैक यानी कि पीठ में खंजर मारा, स्टैब्ड मतलब होता है घोंप के मारना, या जो है किसी चीज़ को मतलब घोंप देना या भौंक देना, जो भी कहिए आप। तो स्टैब मतलब होता है चाकू घोंपना, या जो जो भी आप कहें, तो स्टैब मतलब ये हो गया। इसके बाद इन द बैक होता नहीं पीठ में, ना कि पीठ के द्वारा। ओके, तो आपने जान लिया ना कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी सी इनकरेक्ट था, तो इसके अनुसार इनकरेक्ट ढूंढना है। ही गेव मी अ पेन टू राइट, मतलब यहाँ पर टू से कंफ्यूज ना हो, लिखने के लिए, उद्देश्य को बताने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पेन देने का उद्देश्य था कि वो लिख पाए, समझ पाए, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, बताएं, इसमें भी इनकरेक्ट ढूंढना है। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू पुणे, दूसरा है आई डोंट लाइक टू गो ऑन हेयर, तीसरा है शी हैड रिटर्न्ड बाय देन, चौथा है शी डज नॉट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम। कौन सा बताएंगे, बताइएगा बच्चों, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। देखिएगा, इंसिस्ट मतलब जोर देना, दबाव डालना, ऑन प्रीपोजिशन इसके साथ फिक्स है, और जानते हैं कि प्रीपोजिशन के साथ आईएनजी लगता है, तो ये वाला पहला वाला करेक्ट है। दूसरा देखा जाए, आई डोंट लाइक टू गो ऑन हेयर कि फ्रॉम हेयर, बताइए, यहाँ से फ्रॉम हेयर, यही वाला इसका इनकरेक्ट था। शी हैड रिटर्न्ड बाय देन, यहाँ बाई का मतलब तक है, ठीक है, तक है। ओके, तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। और शी डज नॉट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम, बिलीव के साथ इन लगता है, इनके बाद प्रीपोजिशन आईएनजी आता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी आता है, ये भी जो है करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ढूंढना था, यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा ऑन के जगह पर, और आपका यही बी आंसर ही इनकरेक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी आंसर, बिल्कुल बच्चे, यहाँ पर फ्रॉम हेयर होना चाहिए। ओके, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, काउंट करते रहें अपने मार्क्स, ठीक है, और आप शेयर नहीं करते कि आपने कितना लिया, बिल्कुल भी शर्म ना करें, बताएं हमको कि कितना मार्क्स आपको मिल रहा है, तभी ना हम जान पाएंगे हमारे विद्यार्थी कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी आप गेन करें, ज़्यादा करें तो भी लिखें, कम करें तो भी लिखें, ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। यदि कम मार्क्स मिल रहा है तो इसका मतलब थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, और अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो और भी मेहनत करना पड़ेगा। बस समझ पा रहे हैं ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, एट वंस फिंगर टिप्स मीन्स, बताइएगा इसका क्या मतलब है, कि फिंगर टिप्स पर होना,
कहते हैं ना कि मैं तो इसको उंगलियों पर रख कर याद कर सकता हूँ, या मुझे उंगलियों पर याद है। बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या इन परफेक्ट ऑर्डर, या कंप्लीट नॉलेज, या विदाउट डिले, क्या करेंगे बताइएगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन, मतलब एट वंस फिंगर टिप, यानी किसी की उंगलियों पर रहना। इसका मतलब उसको पूर्ण जानकारी है, पूरा नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, इसको याद रख लें। आइडियमिक एक्सप्रेशन तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस जरूर से ज़रूर पढ़ें, है ना, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। चलिएगा, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एज फिट एज अ फिडल, इसका मीन्स क्या होगा। एमलेसली, टू बीट मर्सिलेसली, मनी स्पेंट क्विकली, या स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। बताइए, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एमलेसली मतलब निरुद्देश्य, टू बीट मर्सली मतलब क्रूरता से पीट देना, मंकी मनी स्पेंट क्विकली मतलब जल्दी से पैसे खर्च करना, या स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यानी मजबूत, हिस्ट पुष्ट, स्वस्थ। तो देखिए ये शब्द में ही तो आपको मिल गया हिंट, फिट वर्ड आ गया ना, एज फिट एड अ फिडल, एज फिट एज अ फिडल, यहाँ पर मिल गया स्ट्रॉन्ग, तो आपने क्या कर देना है, डी आंसर। बिल्कुल डी वाले बच्चे करेक्ट हैं, बिल्कुल नोट करें और लर्न करें। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी मैंने आइडियमिक एक्सप्रेशन डाला है। बताइए, हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपके सामने घूमते रहते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, बट आपको जो है मीनिंग नहीं निकलता या समझ नहीं पाते, तो आपने सोचते हैं आप वह कहाँ से बोल के चला गया। तो हाई एंड ड्राई का क्या मीनिंग है। पहला डिफ़िकल्ट सिचुएशन, दूसरा पोस्टपोन, तीसरा प्राउड पर्सन्स, और चौथा अग्रेसिव। बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट करा जाए। बिल्कुल 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 बच्चे, एक जो है ये क्वेश्चन नंबर 13 का ये ए आंसर करेक्ट हो गया। हाई एंड ड्राई का मतलब आप लिखेंगे अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ओके, बहुत कठिन परिस्थितियां, या कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियां। ओके, अब आपने कैसे जानेंगे। देखिए, हाई एंड ड्राई, ड्राई मतलब क्या, कोई चीज़ सुस्त हो, शुष्क हो, आपके लिए बहुत रूखा रूखा सा हो, तो आपने क्या कर देना है, हाई एंड ड्राई, इट मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। पोस्टपोन नहीं होगा, स्थगित करना। प्राउड पर्सन्स भी नहीं। अग्रेसिव मतलब आक्रामक, कहते हैं ना, आक्रामक, या फिर जो है गुस्सैल मिजाज का, तो ये सब भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए आंसर। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। इट इज़ अ हरकुलियन टास्क टू रूट आउट करप्शन इन इंडिया। ये तो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, सभी लोग कहते हैं ना, भारत में कुछ हो न हो करप्शन कभी नहीं खत्म हो सकता, कुछ खत्म हो न हो करप्शन भारत में व्याप्त रहेगा। और दुनिया के जो है भ्रष्ट देशों में अपना देश, मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप इसको पर्सनली लें, लेकिन आसपास देखिए तो करप्शन व्याप्त है। कई बार तरीका बदल जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार है जो कि रूप बदल के अपने आसपास है, लेकिन व्याप्त जरूर है, ठीक है। तो आप इसको छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पर कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप ना पढ़ें, हम अच्छे से ना पढ़ाएं, आप अच्छे से ना पढ़ें, तो यह भी करप्शन है ना। स्टडी मटेरियल के साथ अच्छे मैटर्स ना दें, तब भी ये भी करप्शन है। तो छोटा रूप बड़ा रूप हो सकता है, ठीक है, इसको आप बड़े स्तर पे भी देख सकते हैं। तो हरकुलियन टास्क का क्या मतलब है बताइएगा। समाचार में आपने पढ़ा था ना कि 350 लैपटॉप ही और स्मार्टफोन ही गायब हो गए, जो कि उत्तर प्रदेश में बच्चों को बांटने के लिए लाए गए थे। कल परसों के न्यूज़पेपर उसमें मोबाइल में मैंने समाचार देखा, तो मतलब कितनी ये हास्यात्मक बात है कि जो चीज़ बच्चों को देने के लिए आई थी वही गायब हो गई, है ना। एक ऐसे जोक्स मैंने कहीं सुना था कि जब झूठ बोलने वाली मशीन बनाई गई, चोर पकड़ने वाली मशीन, तो अमेरिका में गई तो काम की, और चाइना में गई तो काम की, जापान में गई तो काम की, लेकिन जब भारत में आई तो मशीन ही गायब हो गई। अब ये आप क्या करेंगे, मतलब जिस मशीन से चोर को पकड़ना था उस मशीन को चोर ने ही गायब कर दिया, चोर उस मशीन को ही चुरा ले गया, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। तो हरकुलियन टास्क का क्या मतलब है। अब देखिए, यानी डिफ़िकल्ट वर्क, समझ पा रहे हैं ना। तो टेक अ टास्क मतलब एक टास्क लेना लेना, ये है, गलत हो गया।
और वेरी डिफ़िकल्ट यही करेक्ट है, ठीक है। एक्सपर्ट पर्सन और स्ट्रांग विल ये इनकरेक्ट है। इट इज़ अ हरकुलियन टास्क मतलब कि बहुत असंभव कार्य या कठिन कार्य है, ओके। हरकुलियन टास्क ये सब ग्रीक माइथोलॉजी के शब्द हैं, ठीक है। पेनोलॉप, वेब, पेंडोरॉस बॉक्स, हरकुलियन टास्क, एक्किल्स हिल, ये सब कुछ ऐसे आइडियम हैं जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से ही उठाए गए हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। व्हेन आस्क्ड बाय द मजिस्ट्रेट एक्सटर्नली द थीफ मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द होल क्राइम। तो ये जो मेड अ क्लीन ब्रेस्ट है, ये मेक जो है ऐसे होता है, मेक अ क्लीन, आंसर करते रहे बच्चों, ब्रेस्ट BREAST, ठीक है। देखिए मेक अ क्लीन ब्रेस्ट होता है, यहाँ पर आपको मेड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया गया है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए व्हेन आस्क्ड द मजिस्ट्रेट एक्सटर्नली द थीफ मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द होल क्राइम, यानी कि पूरा व्यवरा प्रस्तुत कर दिया या कह सकते हैं अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, मीनिंग निकल रहा है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। डिले द मैटर्स, मैन ऑफ क्वालिटीज, अंडर अनडिसाइडेड मैटर नहीं होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इट मीन्स टू कन्फेस यानी स्वीकार करना, ठीक है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब किस अपनी गलती स्वीकार करना या अपराध स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 15 का डी आंसर, बिल्कुल बच्चे डी करेक्ट है। लेट अस हैव अ हर्ट टू हर्ट टॉक, यानी हर्ट टू हर्ट टॉक का मतलब दिल से दिल मिलना या बात से बात मिलना या स्वभाव से स्वभाव मिलना। तो इसको क्या कहेंगे, हर्ट टू हर्ट टॉक का क्या मतलब है। फिर देखिएगा गुड टॉक या इमोशनल टॉक या फ्रैंक टॉक या लविंग टॉक। तो बहुत से बच्चे यहाँ इमोशनल टॉक लगा सकते हैं, बहुत से बच्चे लविंग टॉक लगा सकते हैं कि जब हम प्रेम करते हैं तभी हमारा दिल से दिल मिलता है, यही दिमाग में आ रहा होगा ना। या इमोशनल टॉक कि जब हम इमोशन होते हैं तभी इमोशनल होते हैं तभी मन की बात करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर फ्रैंक टॉक है, इसका मतलब होता है स्पष्ट बात, ठीक है। अब आप ध्यान करें, क्वेश्चन के पूरे सेंटेंस को समझें। लेट अस हैव अ, चलो क्या करते हैं इस समस्या के समाधान के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग यानी फ्रैंक टॉक करते हैं कि कौन कौन सा पॉसिबल तरीका है। तो हर्ट टू हर्ट टॉक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फ्रैंक टॉक, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी आंसर, ठीक ना। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इम्प्रूव द फॉलोइंग सेंटेंस, आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आपको क्या करना, आई एम वर्किंग को चेंज करना है, बताइए। आई वॉज वर्किंग करें, आई हैव हैड बीन वर्किंग कर दें, आई हैव बीन वर्किंग कर दें, या नो इम्प्रूवमेंट, बताइए क्या करेक्ट करेंगे। आई हैव बीन वर्किंग, बिल्कुल जो बच्चे सी आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। कैसे जानेंगे, देखिएगा यहाँ पर आपको आई एम टायर्ड हिंट दे दिया, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ही चुनना होगा। और आई एम वर्किंग कहीं चाहे आई वॉज वर्किंग कहीं, ये दोनों गलत हो गया। आई हैड बीन वर्किंग तब कर सकते थे जब टेंस मेंशन पास्ट का किया होता, ये भी इनकरेक्ट हो गया। और सी आंसर करेक्ट है क्योंकि आई एम टायर्ड मैं बहुत थक चुका हूँ, एज चूँकि आई एम वर्किंग मतलब आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock मतलब सुबह 7 बजे से ही मैं लगातार काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, द बॉय, इसके बाद आगे है टू एक्सप्लेन द पैसेज, क्या करेक्ट करेंगे। पहला ऑप्शन देख लें, सेड टू हिज टीचर, आस्क्ड हिज टीचर, इनवाइट हिज टीचर, टोल्ड हिज टीचर, बताएं कौन सा करेक्ट करेंगे। बच्चे ध्यान से करिएगा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, गलत हो सकता है। द बॉय सेड टू हिज टीचर या आस्क्ड हिज टीचर या इनवाइट हिज टीचर। देखिए आप कैसे, क्या नहीं होगा, देखिए आपने देखा है ना कि कभी भी सेड टू होता है तो जब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो उसके बाद कंजक्शन दैट आता है, याद है ना। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। और जब कभी भी आप टोल्ड लिखते हैं तो टोल्ड के बाद भी कंजक्शन दैट लगाते हैं, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। बात समझ गए ना।
तो पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं होगा, तो बचा आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन देखिए, आस्क्ड है, द बॉय आस्क्ड हिज टीचर टू, मतलब बच्चे ने टीचर से कहा एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और इनवाइटेड अब जो है अगर होता तो आप विचार कर सकते थे, लेकिन इनवाइट है, यह भी गलत है। और टीचर को आमंत्रित नहीं करेगा, टीचर से कहेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा इम्परेटिव सेंटेंस में जब रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस आता है तो वहाँ पर आप आस्क्ड भी कर सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया हो। ठीक है, आस्क्ड मतलब कहना भी होता है और आस्क्ड मतलब पूछना भी होता है, तो आस्क्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, तो बिल्कुल बी वाले बच्चे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड क्रस्ट। आपने पढ़ा है ना, सियाल, सीमा, निफे, भूपर्पटी, क्रस्ट, मेंटल को जो है कोर या क्रोड, पढ़ा है ना। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? पृथ्वी की परतें, भाई हमें बता रही हूँ, ज्योग्राफी वाला। हैगियोलॉजी होगा या ओडोंटोलॉजी की, पेट्रोलॉजी की, स्पेलेलॉजी, बताइए। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिएगा, हैगियोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ द लाइफ्स ऑफ सेंट्स। द, नोट करते रहे बाबू, स्टडी ऑफ द लाइफ्स ऑफ सेंट्स। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको हैगियोलॉजी कहते हैं। ऐसे हैगियोग्राफी होता है, तो हैगियोलॉजी, हैगियोग्राफी मतलब होता है संत लोगों के जीवन का अध्ययन। ठीक है, ओडोंटोलॉजी की बात करें तो ओडोंटोलॉजी मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टीथ, दांत का अध्ययन। ठीक है, दांतों का विज्ञान, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टीथ। ठीक है, टूथ का प्लूरल टीथ होता है, ये बेसिक सा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ठीक है, और पेट्रोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पेट्रोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड क्रस्ट। और स्पेलेलॉजी मतलब इसको लिख लेंगे द स्टडी ऑफ द केव, गुफाओं का अध्ययन, CAVES, केव्स। ठीक है, इसको नोट करें, तो सी आंसर करेक्ट है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपेरिजन इज इनकरेक्ट। बताएंगे कौन सा ऐसे कंपेरिजन है जो इसमें इनकरेक्ट है। पहला, एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज चीयरफुल एज अ लार्क, एज ग्रेव एज अ जज, एज जेंटिल एज अ मंकी। ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आप ना सोचे अरे बाप ये कहाँ से पूछ लिया। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो किसी भी एग्जाम में कोई भी टॉपिक उठा सकता है। बताइएगा, देखिए बैट मतलब चमगादड़ होता है ना, चमगादड़। तो ब्लाइंड मतलब अंधा, चमगादड़ अंधा होता है, आप जानते हैं। और ये अपने तरंगों के माध्यम से आगे कितना देर उड़ना है, कितना दूर और आगे बढ़ना है, ये अपनी तरंगों के माध्यम से जान पाता है। तो ब्लाइंड माने अंधा, तो ये भी ये करेक्ट है। इनकरेक्ट आपको ढूंढना है। एज चीयरफुल एज लार्क, लार्क कितना इंजॉयफुल होना चाहिए। फिर है एज ग्रेव एज अ जज, जज जितना गंभीर होना चाहिए। तो बाकी तीनों सही है। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा है? यही सी जो है, डी ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा। एज जेंटिल एज अ मंकी, बंदर कभी गंभीर हो सकता है, आपने देखा है। वो ना चंचल हो तो चंचल कौन है? मंकी बहुत चंचल होते हैं, आपने देखा है। यहाँ पर लैम्ब होगा। ठीक है, लैम्ब, लैम्ब मतलब क्या? भेड़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भेड़ का बच्चा लैम्ब ने मेमना होता है। तो एज जेंटल एज अ लैम्ब ये करेक्ट है। तो आपने मंकी को हटा के लैम्ब करना है, तो यहाँ इनकरेक्ट ढूंढना था, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21, लॉस ऑफ मेमोरी क्या कहलाता है? फॉरगेटिंग, अमनेसिया, इंसोम्निया या पैरालाइसिस? बताइए, ध्यान रखिएगा, भूल जाएं तो ये थोड़े समय का प्रोसेस है। ये अमनेसिया जो है, इसका मतलब होता है स्मृति लोप हो जाना। आपने देखा होगा ना, सीरियल वगैरह में या मूवीज़ में आपने देखा है ना कि याददाश्त ही चली जाती है।
चली जाती है ना। फिर एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसी प्रोसेस होती है कि उसको याद आता है कि यही मेरी पत्नी है, यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरी माँ है। ये वाला जो सीन दिखाता है उसको एमनेसिया कहते हैं, स्मृति लोप हो जाना। आप देखते हो ना, सर पे चोट लग जाए, गिर जाए, बेहोश हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें दिखाते हैं ना याददाश्त ही चली गई। और इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, ठीक है, नींद ना आने की बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं। पैरालाइज आप जानते ही हो, है ना, कि जो है ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में सही ना हो तो इंसान पैरालाइज हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी आप करेक्ट करें। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एम्पलीफाई का मीन क्या होगा, बताइए। एनलार्ज यानी विस्तार करना, एक्सटेंड मतलब भी विस्तार करना, एलिवेट मतलब भी विस्तार करना। तो अब तो आपने देख लिया ना कि यहाँ पर 22 का कौन सा करेक्ट होगा, आंसर बताते रहें। 22 का बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है छोटा करना। जैसे अगर आपने डू नॉट लिखा है ना, तो आप इसको छोटा करते हो तो क्या कर देते हो, डोंट कर देते हो, ठीक है। विल नॉट लिखा है तो विल नॉट को आप क्या कर देते हैं, वॉन्ट कर देते हैं, इस तरीके से, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, यही इसका एंटोनिम है। बाकी एनलार्ज, एक्सटेंड और एलिवेट ये सब इसका क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। ओके, सिनोनिम है, कोई दिक्कत। चलिएगा आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 23 पर। एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, एरेन का क्या मतलब है, एरेन बताइएगा। पहला चार्ज, दूसरा ब्लेम, तीसरा अक्यूज और चौथा पार्डन। देखिएगा, ब्लेम करना दोष लगाना, ब्लेम करना मतलब दोष लगाना, चार्ज करना भी आरोप लगाना, अक्यूज मतलब भी होता है आरोप लगाना, दोषी आरोप लगाना, पार्डन मतलब क्षमा करना, अपोजिट हो गया ना। तो यहाँ पर आपने क्या करना पड़ेगा, मिलते जुलते ऑप्शंस को तो आप किनारे करते चलें, ठीक है। तो ये आपका ये तीनों सिनोनिम है, ऊपर का तीनों, और डी इसका पार्डन इसका एंटोनिम है। ओके, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 पर चलेंगे। यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। प्रेज वर्दी का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, बस आपको क्या कर देना है, प्रेज वर्दी, ट्रस्ट वर्दी, इसका मतलब प्रशंसा के लायक, PRAISE, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। अब वर्दी आप एक वर्ड इसमें लगा दें, WORTHY, प्रेज वर्दी किस में है, पहले में वाई नहीं है, इनकरेक्ट हो गया। दूसरे में ASE है, ये इनकरेक्ट हो गया। तीसरे में फ्रेज लिखा है और चौथा ही अपना करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर डी नोट करते चले बच्चों, स्पेलिंग आती है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, बताइए इसमें भी बारबेरस का स्पेलिंग क्या होगा। बारबेरस मतलब क्या होता है, अनसिविलाइज्ड, ठीक है, अनसिविलाइज्ड होता है, सैवेज होता है, ओके, ब्रूटल होता है, और क्या होता है, अनटेम्ड होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। बारबेरस की स्पेलिंग होती है BAR, बहुत आसान है, OUS, बट एग्जाम में पूछता है, BAR OUS, बारबेरस का हो गया आपका। तो यहाँ पर किस वाले में करेक्शन है, पहला नहीं दूसरा, बिल्कुल बिल्कुल दूसरा करेक्ट है, और तीसरा इनकरेक्ट और चौथा भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों आपको 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मज़ा आ गया होगा। कितने स्कोर आपने किया जल्दी जल्दी बताएं, है ना। और किस क्वेश्चन में आपको डाउट है ये भी बताएं, ठीक ना। बहुत अच्छे से आपने कोशिश किया, बिल्कुल क्लासेस को लाइक कर दें, ठीक है। बिना लाइक किए आगे ना बढ़ें, ये सोच लें कि मुझे लाइक करना है उसके बाद ही मुझे ऑफ होना है। तो चलिए बच्चों, कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर से ज़रूर लिखें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, ऐसे आप भी मेरे साथ खूब ज़्यादा मेहनत करते रहें। और भी कोई समस्या हो टॉपिक से संबंधित तो ज़रूर से ज़रूर हमें बताएं, ठीक है। और किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है वो भी शेयर करें, ठीक है। क्योंकि अब 42 क्लास हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो क्लास नंबर 43 होगी। तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, अपनी टॉपिक से रिलेटेड सभी समस्याओं को ज़रूर से ज़रूर बताएं और स्कोर भी बताएं, ठीक है। बिल्कुल भी आप हेजिटेट ना करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।